सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी योद्धा बैच में 35वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी योद्धा बैच का 34वां क्लास देखा था, जहां पे टीसीएस 2022 के जो साइंस पीवाईक्यू हैं उसके 44वें सेट की चर्चा करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग टीसीएस 2022 के 45वें सेट की चर्चा करेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का जो आज का सेट है वो है सेट 45। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबों को अपडेट देना चाहूंगा। मोस्ट अवेटेड ऑफर, जो कि आप सभी छात्र लगातार पिछले 5 दिन से परेशान थे कि गुरुजी सभी जगह पे ऑफर दिया जा रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो, आप कब से दोगे। तो थोड़ा सा परेशानी थी, लेकिन सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई है। आज से मैंने जो है अपने जो भी कोर्सेज हैं द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे सभी पे ऑफर लगा दिया है। ध्यान में रखिएगा, चाहे वो आपका एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच हो या फिर मिशन 2025 बैच, योगदान बैच। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कतें आ रही थी, तो आप सबों के लिए 199 में अवेलेबल है। बेसिक साइंस एंड ईडी अगर आप एएलपी सीबीटी 2 करने के लिए चाह रहे हैं तो मेरे मित्र 299 में अवेलेबल है। साइंस स्पेशल लाइव प्लस रिकॉर्डेड, आप केवल साइंस फाउंडेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो सर ये बैच भी अवेलेबल है। फिटर ट्रेड हो, डिजिटल ट्रेड हो, फिटर ट्रेड कॉम्बो, डिजिटल ट्रेड कॉम्बो, सारी चीजें अवेलेबल है बेसिक साइंस के साथ। ध्यान रखना, एक ही चीज हम कहेंगे, सपने नहीं सफलता चुने। चीजें जो आप करेंगे वो 0 टू एडवांस लेवल का करेंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और ये जो ऑफर है ये आपका 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक आप सबों के लिए उपलब्ध रहने वाला है। सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेंगे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे मित्र, बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल जो आपका पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन है स्विच, हीटर, विद्युत मोटर, फ्यूज। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि किस सुरक्षा उपकरण, ध्यान देना क्वेश्चन पे, बात किसकी की जा रही है, सुरक्षा उपकरण की जा रही है। और आप सभी ऑप्शन में देखेंगे तो सेफ्टी डिवाइस के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आप सभी कहते हैं सर फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फ्यूज है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप कहेंगे विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। और मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान रखना कि विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रभाव है ये किसके द्वारा दिया गया था, जूल नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या बताया आपने इस प्रभाव में, तो इन्होंने बताया कि अगर किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो विद्युत धारा प्रवाह होने के चलते चालक गर्म होगा। तो गर्म होगा मतलब उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो किसी भी चालक तार से धारा प्रवाह करने के उपरांत क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। और इसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। क्यों, क्योंकि विद्युत के वजह से उष्मा उत्पन्न हो रही है। अब ध्यान देना आप सभी कि ये जो फ्यूज है ये हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो आप सभी कहते हैं कि सर घरों के जो वायरिंग होते हैं या जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसको हमें बचाना होता है उसमें फ्यूज लगा होता है। ये फ्यूज एक्चुअली करता क्या है, तो मेरे मित्र, जब आपका ओवरलोडिंग होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, और ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपके परिपथ में धारा बहुत तेजी से बहना शुरू होता है या अधिक धारा बहना शुरू हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है कि ये फ्यूज धारा अधिक बहने के चलते गल जाता है और सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। क्योंकि सर विद्युत प्रवाह का एक नियम है कि जब भी विद्युत का प्रवाह होगा उसके लिए हमें बंद परिपथ चाहिए, क्लोज सर्किट चाहिए। लेकिन अगर सर्किट ब्रेक हो जाए, मान लो कि यहां से यहां तक करंट आ रहा है, यहां से हम तोड़ दें, आप कहेंगे सर विद्युत धारा यहां से यहां तक नहीं आएगा। तो मेरे मित्र, जो सुरक्षा उपकरण है जो कि फ्यूज है, ये क्या लगाए जाते हैं सर, सर्किट में लगाए जाते हैं ताकि सर्किट ब्रेक हो जाए। किसके वजह से, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग की वजह से, और हमारा जो उपकरण है वो बचा हुआ रहे, अत्यधिक धारा के प्रवाह से वो खराब ना हो। मेरे मित्र ध्यान रखना कि ये फ्यूज बनाया ही इस मटेरियल का जाता है कि जैसे ही धारा अधिक प्रवाह होती है क्या होता है, उष्मा अत्यधिक रिलीज होता है, और उष्मा अत्यधिक रिलीज होता है तो ये गल जाता है। ऐसे भी आपको मालूम है कि आग लगाइएगा तो कोई भी चीज पिघल जाएगा। तो सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो फ्यूज है ये किसका मिश्रण होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान रखना कि पीबी और एसएन मतलब क्या हुआ, सीसा और टीन के मिश्रण से क्या बनाई जाती है, फ्यूज बनाई जाती है। सीसा और टीन के मिश्रण से क्या बनाई जाती है, आप सभी याद रखेंगे, फ्यूज बनाई जाती है। और मेरे मित्र ध्यान रखना कि जो फ्यूज होते हैं, जो कि सीसा और टीन का मिश्रण है, इसकी जो प्रतिरोध होती है वो क्या होती है, उच्च होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, हाई होता है, यानी कि उच्च होता है। और साथ ही साथ इसका गलनांक क्या होता है,
सर निम्न होता है। मन में सवाल आएगा कि गुरुजी इसका प्रतिरोध हाई क्यों होता है? क्योंकि मेरे मित्र विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहता है कि किसी भी चालक तार से अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है और उसका प्रतिरोध आर है और टी समय तक हो रही है, तो विद्युत ऊष्मा का जो वैल्यू होगा वो आई स्क्वायर आर टी के रूप में होगा। मतलब साफ है यहाँ पे, मतलब साफ है मेरे मित्र कि आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये प्रतिरोध ज्यादा तो उष्मा का मान ज्यादा। तो चूंकि ये सुरक्षा यंत्र है तो जाहिर सी बात है कि इसको ऐसा अरेंज ही किया जाता है कि इसकी प्रतिरोध को हाई कर दिया जाता है, ताकि अगर इससे सर थोड़ा भी अधिक धारा बहे, थोड़ा भी क्या हो सर, अधिक धारा बहे, तो क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि सर बहुत ज्यादा उष्मा रिलीज होगी इसमें और ये पिघल करके सर्किट को ब्रेक कर देगा और हमारा जो सर्किट है या आगे के जो डिवाइसेज है वो सुरक्षित होंगे। तो फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का। प्रतिरोध इसका हाई होता है, गलनांक इसका सर निम्न होता है। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि आपके मन में आएगा कि ये यहाँ पे तो हीटरो लिखल था, हम जानते हैं कि हीटर भी, इलेक्ट्रिक ओवन भी, इलेक्ट्रिक आयरन भी, गीजर भी, सब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य करता है। तो ये काहे आंसर नहीं होगा? कुछ छात्रों के मन में आ रहा होगा ये चीज, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में बात सुरक्षा उपकरण की जा रही है, जबकि हीटर हमारा सुरक्षा उपकरण नहीं है। दैट्स व्हाई हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हालांकि याद रखेंगे कि हीटर भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप कहेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ये चीज ध्यान रखना आप सभी। मेरे मित्र विद्युत मोटर, आप कहेंगे विद्युत मोटर हो या फिर जनरेटर हो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, आपसे कह रहा है कि डैश का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। ओम के नियम, मैक्सवेल के नियम, स्नेल के नियम, न्यूटन के नियम। आप कहेंगे लॉलीपॉप सा सवाल है गुरुजी। हम सबों को मालूम है कि राइट आंसर स्नेल का नियम होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि स्नेल ने बताया कि आपतन कोण की जया, स्नेल ने यह बताया कि अगर प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया क्या होगी? तो आप सभी याद रखना कि सर नियत होगी अकॉर्डिंग टू स्नेल, अकॉर्डिंग टू स्नेल। अब आपतन कोण की जया को चला हम साइन आई कह सकते हैं और अपवर्तन कोण की जया को साइन आर कह सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू स्नेल आप ये कह सकते हो कि गुरुजी साइन आई बटा साइन आर क्या होगा? एक नियतांक होगा। और मेरे भाई इसी नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी याद रखना, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब मेरे मित्र ये याद रखो आप सभी कि ये जो अपवर्तनांक है ये क्या है? तो सर माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष है। तो आप ये कह सकते हो कि गुरुजी साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू N21 लिखेंगे और N21 इक्वल टू क्या होगा? N2 बटा N1। क्या मेरे भाई आप सभी इस साइन आई बटा साइन आर को N2 बटा N1 के रूप में लिख सकते हो? आप कहेंगे 100%। कोना कोनी एक बार गुना कर दो चला, आप कहोगे N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। और मेरे मित्र याद रखना अगर आपसे कभी भी सवाल पूछ दे कि स्नेल के नियम का सममित रूप क्या है, स्नेल के नियम का सममित रूप, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, स्नेल नियम का सममित रूप, स्नेल नियम का सममित रूप यानी कि सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल लॉ, तो आप कहेंगे N1 साइन आई इक्वल्स टू N2 साइन आर। क्या कहेंगे? N1 साइन आई इक्वल्स टू N2 साइन आर। ध्यान देना आप सभी कि ओम का नियम क्या कहता है? तो सर ओम का नियम कहता है V समानुपाती I होगा, और यही समानुपाती हम हटाएंगे तो V इक्वल टू आई आर। ओम के नियम का नियतांक किसे बोला जाता है? तो याद रखना, प्रतिरोध को ओम के नियम का नियतांक बोला जाता है। प्रतिरोध को क्या बोला जाता है? ओम के नियम का नियतांक बोला जाता है। और ध्यान रखेंगे मैक्सवेल है, तो मैक्सवेल ने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम दिया था जिसको हम लोग क्वार्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। और मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से हम लोग क्या कहते हैं? सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाते हैं। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से हम लोग क्या करते हैं? सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाते हैं। ये चीज ध्यान में रखेंगे। बाद बाकी न्यूटन बाबा का नियम तो आपको मालूम ही होगा कि सर सबसे ज्यादा पॉपुलर है
गति के नियम जो कि 3 है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा, द्वितीय गति नियम से बल के लिए व्यंजक, और तृतीय गति नियम सर प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। याद रखना न्यूटन से संबंधित और बात कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी न्यूटन बाबा के द्वारा ही दिया गया था। साथ में मेरे मित्र जो आपका ऑप्टिकल डिस्क है, जो कि ऑप्टिकल डिस्क है, उसकी भी खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूटन के द्वारा ही की गई थी। तो न्यूटन के बारे में तो आप सभी कहीं ना कहीं जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप सभी देखिए कि क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? पुरुष नसबंदी, कॉन्डोम, आईयूडी, मुखी गर्भ निरोधक गोलियां। पहले तो क्वेश्चन को समझो। थोड़ा सा भाई साहब एसी को कम कर देंगे। हेलो, एसी को कम कर देंगे। आप लोग इतना मतलब बढ़ा के रखे हुए हैं कि पढ़ा रहे हैं, पसीना आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना यहाँ पे कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक होता है। तो पहला तो ये समझो कि गर्भ निरोध क्या है। तो आप सभी कहेंगे गर्भ को रोकने की प्रक्रिया गर्भ निरोध कहलाता है। अब गर्भ निरोध के लिए कई सारे विधि हैं, जैसे कि अगर हम लोग बैरियर मेथड में देखें तो कॉन्डोम आ जाएगा। केमिकल मेथड में देखें तो आप कहेंगे ऑरल कॉन्ट्रिसेप्टिव पिल्स आ जाएगा। सर अगर हम लोग मैकेनिज्म में देखें तो आप इंट्रायूटेरिन डिवाइस के रूप में देखें तो कॉपर टी आ जाएगा। तो ये सारे गर्भ निरोध के तरीके हैं। पुरुष नसबंदी सर्जिकल मेथड है गर्भ को रोकने का, लेकिन हमसे सवाल गर्भ को रोकने का नहीं पूछ रहा है। हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि इन चारों में से गर्भ निरोध का कौन सा ऐसा तरीका है जो यौन संक्रामक रोगों के प्रसार में सहायक होता है, यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक होता है। तो मेरे मित्र आप समझो कि यौन संक्रामक रोग जो होंगे वो कहां होंगे? आप सभी कहेंगे मेल या फीमेल जेनेटियल एरिया में। अब याद रखना आप सभी कि गोनेरिया, सिफिलिस, एचआईवी एड्स ये सब क्या है? यौन संक्रामक रोग है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और अगर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जाकर के सर संबंध बनाता है, तो यहां पे क्या होगा कि सर बिना गर्भ निरोध तरीका अपनाए हुए अगर बॉडी एक दूसरे के साथ टच करता है तो जो संक्रमक है वो सर जो व्यक्ति संबंध बना रहा है उसके साथ भी फैल सकता है। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि यहां पे यौन संक्रामक रोग को फैलने से एक ही चीज रोक सकता है कि बॉडी के बीच में या अंग के बीच में सर संपर्क ना हो, और इस संपर्क को होने से कौन रोकता है? कॉन्डोम रोकता है। कौन रोकता है? कॉन्डोम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बैरियर मेथड कहते हैं। तो कॉन्डोम गर्भ निरोध का एक ऐसा तरीका है जो न सिर्फ गर्भ निरोध से बचाता है बल्कि बहुत हद तक यौन संक्रामक रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को फैलने से भी बचाता है। इसीलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो पुरुष नसबंदी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। और मेरे मित्र ये क्या है? गर्भ निरोध का चिकित्सा विधि है। गर्भ निरोध का चिकित्सीय विधि है। गर्भ निरोध का चिकित्सीय विधि है। ठीक है, गर्भ निरोध का चिकित्सीय विधि, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि सर्जिकल मेथड ऑफ गर्भ निरोध का सल क्रिया विधि। सर्जिकल मेथड, सल क्रिया विधि ज्यादा रहेगा। एक सवाल भी पूछा जाता है कि निम्न में से गर्भ निरोध का सल क्रिया विधि है। तो एगो तो हो गया पुरुष नसबंदी जिसको वैसेक्टोमी कहते हैं, और दूसरा महिला में भी नसबंदी होता है उसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इंट्रायूटेरिन डिवाइस का नाम लिखिए तो आप कहिएगा कॉपर टी लिख देंगे गुरुजी। इंट्रायूटेरिन डिवाइस के रूप में कॉपर टी। और मुखी गर्भ निरोधक गोलियां ये क्या करती है सर? कॉन्ट्रिसेप्टिव पिल्स होती है जो हार्मोन को इम्बैलेंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है। अर्धवृत्ताकार, समांतर, चालक के लंबवत, सकेंद्रित वृत्त। बहुत सारे भाई साहब हमारे इस सवाल में फंस जाते हैं क्योंकि उनको तो इतना याद रहता है कि धारावाही सीधी चालक तार होगा। तो हम लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से ये पता कर लेंगे कि यहाँ पे जो हमारा सकेंद्रित वृत्त बन रहा है यही चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा। लेकिन पूछ दिया धारावाही वृत्ताकार पास, तो हैरान नहीं होना है, परेशान भी नहीं होना है। 1 मिनट, हमने तो बहुत सारा पेज ले लिया। चला ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। आपका सर सर्कुलर पास के लिए भी वही संरचना होगा जो कि सर सीधी धारावाही चालक तार के लिए होता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या है सर? एक सर्कुलर वायर है, यानी कि आप इसको एक वृत्ताकार पास कह सकते हो। और जब इस वृत्ताकार पास से क्या की जाती है सर? धारा प्रवाहित की जा रही है। ये जो एरो आप देख रहे हो ये किसको बता रहा है?
ये एरो बता रहा है धारा के प्रवाहित होने का। जैसे ही धारा इससे प्रवाहित हो रही है, ऐसे देखो, ऐसे जा रही है, ऐसे धारा जैसे इससे प्रवाह हो रही है, तो आप कहेंगे सर मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है सर, ऊपर की ओर है। तो मेरे मित्र आप देखो कि सारा आपको यहां पे नहीं दिख रहा है कि सर बहुत सारा वृत्त बन रहा है, लेकिन सब का सेंटर एक ही है, यानी कि सारे स्वकेंद्रित वृत्त हैं। तो सीधी धारावाही हो या फिर वृत्ताकार पास, सीधी धारावाही हो या फिर वृत्ताकार पास, ऑल इन ऑल हमारे लिए आंसर आप कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यहां पे कह देता सीधी धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है, तो भी हम स्वकेंद्रित वृत्त कहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वृत्ताकार पास कह दिया तो भी हम क्या कहेंगे सर, स्वकेंद्रित वृत्त कहेंगे। ये चीज ध्यान में रखना, दिमाग में एकदम अटा के रखना। चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पे हमने बहुत सारा पेज ले लिया है, इतना लेने की जरूरत ही नहीं थी, इतना लेने की जरूरत ही नहीं थी। इस सवाल को देखो, कह रहा है यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध डैश होगा, क्या नहीं बनेगा। सब चीज समान है, खाली लंबाई को नमरा दिया, तो क्या कहिएगा कि सर जब पदार्थ भी समान और मोटाई भी समान है, पूर्ववत का मतलब क्या हुआ, पहले जैसा समान, तो आप क्या कहेंगे कि लंबाई 5 गुना बढ़ा है तो सर जो प्रतिरोध होगा वो मूल प्रतिरोध का 5 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने ये समझा है, पढ़ा है कि सर किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के भी कर्मानुपाती होता है। तो जाहिर सी बात है आप क्या कहिएगा, लंबाई यहाँ पे 5 गुना किया जा रहा है बिना कुछ में परिवर्तन किए हुए, तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध हमारा 5 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध 15 ओम है, यदि उसी पदार्थ और समान लंबाई का लेकिन पहले वाले के 1/3 त्रिज्या का एक और तार लिया जाता है तो दूसरे तार का प्रतिरोध डैश होगा। बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाइएगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध 15 ओम है, कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध मान लो इसको R1 कितना दिया हुआ है सर, 15 ओम दिया हुआ है। यदि इसी पदार्थ और समान लंबाई, मतलब पदार्थ सेम है, लंबाई समान है, लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जो त्रिज्या है वो पहले वाले तार का क्या है सर, 1/3 है, तो कह रहा है कि दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा। मतलब समझो यहां पे कि R1 इक्वल टू 15 ओम, जो पहला चालक तार है, जो पहला चालक तार है उसकी त्रिज्या को मान लो चला R1, आपको दूसरा प्रतिरोध R2 निकालना है, जबकि R2 कह रहा है भैया कि R1 का क्या होगा, 1/3। मेरे मित्र जब भी ऐसा सवाल मिले तो आप सभी ध्यान रखना कि R1 बटा R2 इक्वल टू क्या होता है, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। सिंपल याद रखेंगे, जब पदार्थ और लंबाई समान हो, त्रिज्या में डिफरेंस हो, तो दो चालक तार के प्रतिरोध का अनुपात उसके त्रिज्या के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। R1 बटा R2 इक्वल टू आप सभी कहेंगे R1 बटा R2 का होल स्क्वायर। चला आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी यहाँ पे 15 ओम है और R2 हमारा निकालना है। अच्छा देखो R1 है तो R1 आपका तो R1 ही रहेगा, इसमें तो कोई आपका मसला ही नहीं है। R1 आपका क्या है सर, R1 ही रहेगा। अब ध्यान, सॉरी R2 बटा R1 होगा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला उलट लिख दिया, आप सभी इसको याद रखना कि ये होगा R2 बटा R1 का स्क्वायर। क्या होगा सर, R2 बटा R1 का स्क्वायर होगा, ये चीज ध्यान में रखना। अब जब R2 बटा R1 का स्क्वायर है तो आप सभी ये ध्यान दो कि R2 हमारा कितना है, R1 बटा 3, तो ये आपका R2 है ऊपर में, तो इसको हम R1 बटा 3 रखते हैं, नीचे R1 है, तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी ये हमारा त्रिज्या तो R1 ही है, तो इसको हम 1 बटा R1 कह दें। आप कहेंगे क्यों नहीं, चलिए होल स्क्वायर नहीं भूलेंगे, ये R1 कैंसिल, 15 बटा R2 इक्वल टू 1/3 का क्या होगा स्क्वायर, तो 1/9। चला R2 इक्वल टू 15 नमा 135 ओम नहीं हो जाएगा। बताओ कहीं से आपको कोई दिक्कत लग रहा है इसमें क्या, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब भी सवाल करा जाएगा कि त्रिज्या में डिफरेंसेस है, त्रिज्या में डिफरेंसेस है, फलना तार के प्रतिरोध है ही है, चिलना तार के प्रतिरोध का होगा, तो माथा पे हाथ देकर नहीं बैठना है, याद रखना है कि फॉर्मूला R1 बटा R2 इक्वल टू R2 बटा R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लॉलीपॉप सा सवाल नहीं बना तो समझो मामला बहुत गड़बड़ है। चिल्ला नहीं बना तो मामला गड़बड़, क्योंकि ऐसे सवाल में अगर आप कैलकुलेशन करोगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो आपसे जो पीछे होगा अगर वो हमसे पढ़ा है तो सीधे आगे निकल जाएगा। देखो कैसे,
कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। परावर्तन द्वारा अवतल दर्पण से सीधा और आभासी, मामले खत्म है, यहाँ मामला खत्म है। एक को केस में बनता है। आप कहोगे कि गुरुजी ये अगर हमारा अवतल दर्पण है तो ये हमारा पोल, ये फोकस, ये क्या वक्रता केंद्र, तो कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु हमारा हमेशा सर पोल और फोकस के बीच रहेगा। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा और बड़ा होगा। तो वह सवाल नहीं चला। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो पोल से लेकर फोकस तक की दूरी 20 सेंटीमीटर। पोल तो रिफरेंस पॉइंट है तो जीरो ना हुआ चला, तो आप कहेंगे 0 से 20 सेंटीमीटर। सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो मैं आपको समझा रहा था, इसलिए जैसे ही आभासी और सीधा कहा हम 0 और 20 टिक करके आराम से सर आगे निकल जाते। और यही चीज आपको भी एग्जाम हॉल में करना है। और मैं आपको लगातार ये पीवाईक्यू वार्म अप भी इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो लेकिन हैबिचुअल यहां जरूर हो जाओ। और मेरे मित्र एक और चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ क्लासेस देखते हैं लेकिन दिल से सपोर्ट नहीं करते हैं। बुरा लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग जो है चीजों को शेयर नहीं करते। मैं आप सबों से चाहूंगा कि एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और साथ ही मेरे मित्र अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं एक बार भी लाइन बाय लाइन डिस्कशन, लाइन बाय लाइन डिस्कशन का मतलब हुआ एनसीईआरटी की एक्टिविटी को भी टटोलना, एनसीईआरटी के एक बात को सर मतलब पूरी तरीके से आप कह सकते हो एक्सपोज करना। एनसीईआरटी एक्सपोज नहीं करोगे सर दिमाग आपका एग्जाम हॉल में खराब होते रहेगा, ये चीज ध्यान में रखना। क्योंकि जो पैटर्न है उसके हिसाब से तो सभी पढ़ रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा कौन कर रहा है, बाजी वही मारेगा, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? आप कहेंगे सर एगो लवक और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम लोग अद्भुत अंगक के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है। और सेम चीज लवक के साथ भी होता है। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। गोल्जी बॉडी की खोज किसने करा? आप सभी कहेंगे कैमिलो गोल्जी ने करा। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें ऐसा एंजाइम होता है जो कोशिका के जो क्षतिग्रस्त पार्ट होते हैं उसको पचा देता है। और किसी कारण से अगर लाइसोसोम की थैली फट जाए तो पूरा कोशिका तबाह हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। जैसे कि आपसे सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कि निम्नांकित चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखाता है। ए और बी द्वारा नामांकित भाग के सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी के सही कार्य क्या है कृपया बताने की चेष्टा करें। मेरे मित्र ध्यान दो, यहाँ पे बहुत ही सरल सा चीज है। ध्यान देना कि ये जो आप फीमेल का एक खंडीय दृश्य देख रहे हैं जेनिटल एरिया का, तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये कैसा दिख रहा है? आप कहेंगे सर एग के जैसा दिख रहा है। तो याद रखना इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी यानी कि अंडाशय। अंडाशय क्या होता है गुरुजी इसका कार्य? इसका कार्य होता है ओवम रिलीज करना। क्या करना? ओवम का उत्पादन करना। ओवम का उत्पादन करना। ये वाली जो एरिया आप देख रहे हो इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? डिंबवाही नलिका, या इसी को हम लोग इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। और मेरे मित्र फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया। ये यहां देखो, ये भी सर क्या है? ओवरी। और इसमें आप क्या देख रहे हो? ये छोटी छोटी संरचना है सर, ये क्या है? ओवम है। क्या है? ओवम है। मेरे मित्र याद रखेंगे कि फीमेल के बॉडी में दो ओवरी होते हैं लेकिन दोनों ही ओवरी से लगातार ओवम का रिलीज नहीं होता, ओवम का उत्पादन नहीं होता, अल्टरनेट होता है। किसी मंथ इससे हुआ तो अगले मंथ इससे होगा, अगले मंथ इससे हुआ है तो फिर उसके अगले मंथ में इससे होगा। तो फीमेल के बॉडी में ओवम का जो उत्पादन होता है उसके ओवरी से वो क्या होता है? अल्टरनेटली होता है, एक साथ नहीं होता। मेरे मित्र फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, यहां निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट यानी कि जो भ्रूण है वो कहां प्रत्यारोपित होता है? सर इस वाले हिस्से में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर गर्भाशय। क्या कहते हैं हम लोग इसको? गर्भाशय कहते हैं। और मेरे मित्र यहां पे क्या होता है? तो आप सभी याद रखना भ्रूण का विकास होता है। तो यही सवाल आपसे पूछ रहा है। निम्नांकित चित्र मानव मादा प्रणाली के
मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखाता है। ए और बी द्वारा नामांकित भाग के सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए में अंडाणु का निषेचन, बिल्कुल गलत है। ए में अंडाणु का निषेचन नहीं होगा। ए में भ्रूण का प्रत्यारोपण होगा। और मेरे मित्र बी में आप कहेंगे अंडाणु का निषेचन। ए में अंडाणु का निषेचन देके गलत कर रहा है। ए भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास और बी अंडाणु का निषेचन। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ए कह रहा है अंडाणु का निर्माण, यहां अंडाणु का निर्माण होगा कि यहां बनेगा? आप कहेंगे गुरुजी यहां बनेगा। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है? क्या कहोगे कि गुरुजी ऑल द एल्केन्स, जितने भी एल्केन ग्रुप के कंपाउंड हैं सब संतृप्त। क्या होगा? सब संतृप्त। और जो एल्कीन ग्रुप के कंपाउंड हैं वो असंतृप्त होंगे। साथ में जो एल्काइन ग्रुप के कंपाउंड हैं आप कहेंगे असंतृप्त होंगे। अब देखो कि ये C4H10 आप कहेंगे ब्यूटेन, क्या है? आप कहेंगे संतृप्त। C3H8 प्रोपेन क्या है? आप सभी कहेंगे सर संतृप्त। C2H6 इथेन क्या है? सर संतृप्त। C2H4 कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन आप कहेंगे गुरुजी एल्कीन है और ये असंतृप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि जब एक दूसरे के समांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, आसमानी और नारंगी, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी विबग्योर की जब हम लोग बात करते हैं, विबग्योर की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे हम सब देख रहे हैं कि लाल सबसे ऊपर और बाद ऑरेंज। क्या है? ऑरेंज। तो ऑरेंज की तुलना किसी भी रंग से करेंगे तो सर ऑरेंज की अपवर्तनांक क्या होगी? उस रंग की अपेक्षा नीचे के सभी से ज्यादा होगी। जबकि मेरे मित्र सबसे कम किसका है? आप कहेंगे बैगनी रंग का। तो आसमानी रंग और नारंगी को प्रिज्म से गुजारा जा रहा है तो कह रहा है कि क्या होगा? आसमानी रंग की किरण ऊपर की ओर झुकेगी? बिल्कुल नहीं। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा सर वो प्रिज्म के आधार की ओर उतना मुड़ेगी। दोनों निर्गत किरणें समांतर होगी? बिल्कुल नहीं। आसमानी रंग की किरणें प्रिज्म के आधार की ओर ज्यादा झुकेगी जबकि सर नारंगी रंग की किरणें जो है वो प्रिज्म के आधार की ओर कम झुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था? जल्दी बता, न बनेगा? क्या कहिएगा? मेंडलीफ हो, डोब्राइनर हो, न्यूलैंड हो, सब परमाणु द्रव्यमान के गुण का क्या किया था? एक्सप्लेनेशन। और डोब्राइनर, मेंडलीफ और न्यूलैंड इन सभी का जो सर आवर्त सारणी था वो किस पे आधारित था? आप कहेंगे परमाणु द्रव्यमान पे। सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा बनाया गया वो किस पे आधारित है? सर परमाणु संख्या पे आधारित है। मेरे मित्र अगला सवाल देखिएगा, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्पों में दिए गए अनुसार ए, बी और सी अक्षर द्वारा नामांकित कीजिए। मेरे मित्र ए जो है वो यहां है और बी वाला हिस्सा यहां है और सी वाला जो हिस्सा है वो यहां है। ध्यान रखना कि ए ये आपके गला का पीछे वाला हिस्सा और गला का पीछे वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ग्रसनी कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट यहां पे ये जो आपको दिखाया जा रहा है ई वाले हिस्से को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी याद रखेंगे कि सर बी वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे बी ही है ना? हाँ ये बी ही है, ठीक है। बी वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग स्वरयंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरयंत्र। और जो सी वाला इसके नीचे आ रहा है इसको हम लोग श्वास नली, क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। तो आपसे सवाल है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ए आपका ग्रसनी, बी स्वरयंत्र और सी श्वास नली। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें हमें नहीं लगता है कि आप में से किसी भी छात्रों को दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। चलें आगे, अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? तो आप सभी क्या कहेंगे कि यहाँ पे एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की वैलेंसी तो गुरुजी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4। अब देखो ऑक्सीजन 2 जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? आप सभी कहते हैं सर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके साथ भी साझा करेगा, ठीक है, और सर इसके साथ भी, और ये तो सबके साथ साझा करेगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड होगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। इसी तरीके से हम CH4 की बात करें, ध्यान देना कि यहाँ पे हम बैलेंस किसको कर रहे हैं?
सर बैलेंस कर रहे हैं बाहरी कक्षा में, और जब भी बैलेंस होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। तो कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, और ऑक्सीजन के पास तो पहले से सर बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 की ही जरूरत है, इसलिए 2 साझा किया। तो हर बनाना नहीं कि गुरुजी ये कैसे हो गया। मेरे मित्र ध्यान दो कि अगर हम मीथेन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन मीथेन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ेंगे। ऑक्सीजन में भी सर O2 जब भी बनेगा तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के परमाणु डबल बॉन्ड में होंगे। नाइट्रोजन के बीच में केवल चला ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसलिए N2 अणु बनाने के लिए सवाल है कि केवल एकल बंध है, आप कहेंगे CH4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि CaSO4 की कितनी सूत्र इकाइयां प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण जल के अणु से जुड़ी होती है। ये सवाल भिरियाए है, बहुत सारे छात्र यहाँ पे गच्चा खा जाते हैं। मेरे मित्र याद रखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करते हैं तो CaSO4 हाफ H2O लिखते हैं। इसमें जो ये आपका पावर नीचे, सॉरी वैल्यू नीचे है, इसको अगर आप ऐसे करो तो 2 CaSO4 H2O कह सकते हो। तो मेरे मित्र इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि कैल्शियम सल्फेट की 2 सूत्र इकाइयां क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल अणु के साथ जुड़ी रहती है, इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, जिप्सम का फॉर्मूला पूछेगा, जिप्सम का फॉर्मूला पूछेगा तो यहां पे CaSO4 2H2O, यहां पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पे सवाल है कि CaSO4 आपका कैल्शियम सल्फेट की कितनी सूत्र इकाइयां प्लास्टर ऑफ पेरिस में होगी, तो आप सभी वहां पे परेशान नहीं होंगे। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जबकि मेरे मित्र प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट के कितने सूत्र इकाई हैं, आप कहेंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण डैश होगा तो कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी। बताइए न बनेगा। सर इस क्वेश्चन का आंसर हम आप सबों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ने जा रहे हैं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने कल के सेशन में इस सवाल को कराया है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब तो आप कहेंगे गुरुजी द्विविस्थापन में तो कोई दिखते नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेड कॉपर के साथ अभिक्रिया कर रहा है। हम सभी क्या कहेंगे, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहां भी लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। जिंक कॉपर के साथ कर रहा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये के वो तो सर बच रहा है। राइट आंसर Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl हो जाएगा। आपको कहीं से इसमें कोई समस्या आने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। मेरे मित्र ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मनन क्या कहते हैं कि सर विश्व के स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती प्रतिशतता हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रही है सर, कभी गर्म बना दे रही है, कभी हद से ज्यादा ठंडा कर दे रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैश्विक उष्मनन। किसके वजह से हो रहा है, CO2 के वजह से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है कि बिच्छू बूटी नेटल के पत्तों को चुभने वाले रोए द्वारा मेथनोइक अम्ल इंजेक्ट होता है। एनसीईआरटी में मैंने आपको पढ़ाया है एसिड बेस एंड सॉल्ट में कि प्रकृति भी उदासीनता का क्या देती है, मौका देती है। जब आप जंगल में जाते हो तो जो नेटल प्लांट्स होते हैं उसका पत्ता अगर आपके हाथ से, बॉडी से टच हो जाता है तो उसके रोए से मेथनोइक अम्ल इंजेक्ट होता है और वो दर्द और जलन का कारण बनता है। और मैंने आपको क्या बताया है कि जब नेटल प्लांट का लीफ आपके बॉडी से टच हो जाए तो सर उसी नेटल प्लांट के आसपास में एक डक नामक प्लांट होता है जिसकी पत्ती को आप, जो नेटल प्लांट वाला पत्ती जहां पे छुआ है वहां पे रगड़ दोगे तो आपको दर्द से राहत मिल जाएगी। तो प्रकृति आपको एसिड भी दे रहा है, प्रकृति आपको भस्म भी दे रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 स्टेटमेंट हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि सर जलन, जो मेथनोइक अम्ल है वो अगर नेटल लिप से हमारे बॉडी में आएगा तो जलन का कारण बनेगा। दूसरा है कि कथन 2 में कि चुभने वाले स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे मृदु क्षारक का प्रयोग करने से राहत मिलती है। मेरे मित्र आप समझो यहां पे कि कथन 2 में कह रहा है कि चुभने वाले स्थान पर बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। कहीं भी अम्ल होगा तो सर ये बेकिंग सोडा हमको राहत दिलाएगा। लेकिन जब आप जंगल घूमने जाओगे तो क्या आप अपने साथ बेकिंग सोडा लेकर के जाओगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। प्रकृति जब उदासीनीकरण का मौका देती है, उदासीनता का मौका देती है, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये होना चाहिए था कि सर चुभने वाले स्थान पर डक प्लांट की जो पत्ती को रगड़ने पर हमें जलन से राहत मिलती है। ये आपका सटीक होता और हम कहते हैं कि कथन 2 जो है वो कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि सर कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं कर रहा है। मेरे मित्र क्या कहा जा रहा है
कि केवल दो सही है? नहीं, दोनों कथन सही हैं। कथन दो कथन एक से संबंधित नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और ऐसे ऐसे सवाल अगर एक भी फंसा तो मेरे मित्र फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए आपको मैं कहता हूं लगातार कि सब चीज पढ़ो, पिछलका क्वेश्चन को मत भूलो। अगला सवाल देखो कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के P और F के बीच की दूरी की दोगुनी दूरी पर स्थित होती है, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर आप कहेंगे वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, है ना? देखो ना चिल्ला कि ये हमारा दर्पण है P F और ये C, तब P और F के बीच की दूरी आप कहेंगे सर फोकस दूरी, इसकी दोगुनी दूरी आप सभी कहेंगे वक्रता केंद्र। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम बताइए। ना बताइएगा, आप कहेंगे एस्फिग्मोमैनोमीटर। सर एस्पायरोमीटर क्या है? तो मेरे मित्र ये श्वसन संबंधी मामला है। श्वसन संबंधी मामला को चेक करने के लिए, या आप कह सकते हो कि जो आपके लंग्स का आयतन है उसको चेक करने के लिए एस्पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इकोकार्डियोग्राम, ईसीजी, आपका जो हार्ट है उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स किस तरह से काम कर रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर? ईसीजी करते हैं। और स्टेथोस्कोप, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इसी को हम लोग आला कहते हैं। क्या कहते हैं? आला। याद रखना कि ये जो स्टेथोस्कोप है ये किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो स्टेथोस्कोप का सिद्धांत है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या है चिला? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और NaCl दी गई अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद विलयन में रहता है? चला द्विविस्थापन अभिक्रिया है और आप कहेंगे बेरियम सल्फेट का यहां पे अवक्षेप प्राप्त होगा, तो विलयन में कौन रहेगा? सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जिन तत्व के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17 और 18 हैं वे डैश हैं। तो फास्फोरस 15, सर सल्फर 16 और आर्गन ना, ये नहीं होगा। फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां पर होती है? मेरे मित्र जो आपका ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में कहां टूटता है? तो आप सभी कहेंगे कोशिका द्रव में टूटता है। और याद रखना कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होता है? सर ग्लूकोज का पूर्ण विघटन कहां होता है? ग्लूकोज का पूर्ण विघटन कहां होता है? आप सभी ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। मेरे मित्र ध्यान से समझो कैसे होता है कि C6H12O6 हमारा ग्लूकोज है। मेरे मित्र ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में ध्यान रखना आप सभी, कोशिका द्रव में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में कोशिका द्रव में ये किस में टूट जाता है? सर ये पाइरुवेट प्लस 2 ATP ऊर्जा में टूट जाता है। मेरे भाई याद रखना कि ये जो पाइरुवेट है इसका फॉर्मूला C3H4O3 होता है और ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु हैं, यहाँ पे सर कार्बन के 3 हैं। और यही सवाल है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां होती है? आप कहेंगे पाइरुवेट में तो सर क्रिया कोशिका द्रव में हो रही है और ये श्वसन का प्रथम चरण है। अब यही पाइरुवेट चला ऑक्सीजन के उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में किस में टूट जाता है? तो याद रखना CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में टूट जाएगा। CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में टूट जाएगा। और मेरे मित्र इन सभी चीजों से सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए डिस्कशन कीजिए तो एकदम मजा आना चाहिए डिस्कशन में। और आपके इस सेट में टोटल चला जी 24 सवाल थे, जिसको हम लोगों ने नेस से नाबूद कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल अब आपको परेशान नहीं करेंगे। और अगर आप भी सारे सवाल सीख गए हैं तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।